हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 45 फॉरेन एक्सचेंज का, जो कि फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट का पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें एक मार्जिन का इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। अ बैंक एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड परचेज टीटी covering an export bill for Swiss franc 1 lakh at rupees 32.4 due 25th April and covered itself for same day delivery in the local interbank market at 32.42। ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक बैंक है जो यहाँ पे एक बैंक है जिसने एक एक्सपोर्टर कस्टमर के साथ डील किया है। एक्सपोर्टर है देखो, तो ऑब्वियसली उसे स्विस फ्रैंक मिलेगा, तो वो बैंक को सेल करेगा। क्या रेट से सेल करेगा? उसे स्विस फ्रैंक मिलेगा, तो वो क्या रेट से सेल करेगा? वो सेल करेगा 32.4 रेट से। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो 32.4 से सेल करेगा बैंक को। और फिर लिखा है ड्यू 25th अप्रैल, मतलब 25th अप्रैल के डेट पे उसे सेल करना है। एंड कवर्ड इटसेल्फ फॉर सेम डे डिलीवरी इन द लोकल इंटरबैंक मार्केट एट 32.42। बैंक ने क्या किया? बैंक ने कवर किया एट 32.42, मतलब बैंक ने किसी और डीलर से या किसी और बैंक से या किसी और कस्टमर से अपना सेल ट्रांजैक्शन बुक किया। मतलब बैंक क्या करेगा? बेसिकली 32.4 32.40 पे स्विस फ्रैंक परचेज करेगा और 32.42 पे स्विस फ्रैंक सेल कर देगा किसी और को। और इन द ट्रांजैक्शन बैंक दो पैसा अर्न करेगा, 0.02 पर डॉलर अर्न करेगा। ये बैंक का बेसिकली इंटेंशन है, या ये बैंक का ट्रांजैक्शन है। फाइन, अब आगे क्या हो रहा है? However, on 25th March, which means एक महीने पहले ही, exporter sought for cancellation of the contract as the tenor of the bill is changed. Fine. For some reason, एक्सपोर्टर अभी बैंक से बोल रहा है कि भाई मुझे ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है, क्योंकि टेनोर ऑफ द बिल इज चेंज। जो भी उनका पर्सनल ट्रांजैक्शन में चेंज हुआ होगा उसके वजह से उसे पैसे नहीं मिल रहे, उसे स्विस फ्रैंक 25th अप्रैल में नहीं मिल रहे, इसीलिए उसे ये ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है। पर बैंक ट्रांजैक्शन को इस तरीके से नहीं कैंसिल करने देगा। बैंक क्या बोलेगा, भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू मुझे सेल करेगा, तो तू एक काम कर, तू परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर। मतलब कस्टमर बैंक से कस्टमर बैंक से परचेज करेगा, कस्टमर बैंक से परचेज करेगा। अब हमें वो रेट फाइंड करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये रेट, और अभी हम जो रेट फाइंड करेंगे वो होगा कस्टमर के लिए कैंसिलेशन चार्जेस, और बैंक के लिए होगा वो इनकम। और ये क्या होगा देखो, ट्रांजैक्शन है 25th अप्रैल का, पर कस्टमर बैंक के पास आ रहा है 25th मार्च। इसका मतलब 1 मंथ पहले आ रहा है। तो कस्टमर को कस्टमर का ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या है? अगर मैं कस्टमर के एंगल से बोलूं, तो कस्टमर ने ओरिजिनली सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और बैंक ने बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये उनका ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। अब वो क्या करेंगे? अब कस्टमर को अगर कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल कैसे होगा? ये होगा कैंसिलेशन बाय एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब बैंक कस्टमर को बोलेगा, भाई तूने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अभी तो एक काम कर, तू मुझसे बाय कर ले 1 मंथ फॉरवर्ड। तू बाय कर 1 मंथ फॉरवर्ड। तो कस्टमर बेसिकली उसी बैंक से 1 मंथ फॉरवर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा कि भाई 1 महीने बाद मैं तुमसे बाई करूंगा, और फिर वो पैसा वो बाई करेगा, और फिर वही पैसा वही स्विस फ्रैंक बैंक को सेल करेगा एट 32.4। बैंक बाई करेगा, और सॉरी, कस्टमर बाई करेगा और बैंक सेल करेगा। तो ये ट्रांजैक्शन है। तो अभी हमें ये रेट फाइंड करना है कि 1 मंथ फॉरवर्ड रेट पे क्या होगा। फाइन, कस्टमर ने क्या सेल करने का अग्री किया है? कस्टमर ने स्विस फ्रैंक सेल करने का अग्री किया है, तो अब उसे बैंक से स्विस फ्रैंक खरीदना है। 1 मंथ फॉरवर्ड स्विस फ्रैंक खरीदना है। तो चलो देखते हैं कैसे करेगा। यहाँ पे रेट्स दिए गए। इन सिंगापुर मार्केट, स्विस फ्रैंक्स वर कोटेड अगेंस्ट डॉलर एज अंडर। ये स्पॉट रेट है, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है। ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट है 1 मंथ फॉरवर्ड में, क्योंकि हम 25th अप्रैल में है। कस्टमर बैंक के पास गया 25th अप्रैल में, और उसे 25th मार्च में गया, और 25th अप्रैल का उसे कैंसिल करना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, कस्टमर जो है वो बैंक के पास
मार्च को गया और उसे 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, इसीलिए उसे 1 मंथ फॉरवर्ड कर खरीदना पड़ेगा, 1 मंथ फॉरवर्ड बाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेल करने का अग्री किया है ना, तो उसे रिवर्स करने के लिए उसे बाई करना पड़ेगा। फाइन। तो हमारा इंटरेस्ट 1 मंथ फॉरवर्ड में है। एंड इन द इंटरबैंक मार्केट यूएस डॉलर्स वर कोटेड एज अंडर। स्पॉट रेट है, फिर अप्रैल का रेट है, मई का रेट है और जून का रेट है। ऑब्वियसली हमें तो अप्रैल का रेट चाहिए। दीज आर द रेट्स वी आर कंसर्न विद। ये डायरेक्ट रेट कोटेड नहीं है, स्विस फ्रैंक रूपी के अगेंस्ट डायरेक्टली कोटेड नहीं है, ये क्रॉस करेंसी है। ठीक है। दोनों, रूपी और स्विस फ्रैंक किससे कनेक्टेड है? दोनों कनेक्ट किया गया है डॉलर से, यूएस डॉलर से। हमें क्या चाहिए? हमें रूपी अपॉन स्विस फ्रैंक, हमें ये चाहिए। हमें रूपी अपॉन स्विस फ्रैंक चाहिए ये, पर दोनों कोटेड है डॉलर के अगेंस्ट, विच मीन्स ये हो जाएगा रूपी अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन स्विस फ्रैंक। मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। फाइन। और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द कैंसिलेशन चार्जेस पेएबल बाय द कस्टमर इफ द एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज 0.10% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। बैंक 0.1% मार्जिन चार्ज कर रहा है ऑन बाइंग एंड सेलिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पैटर्न डिस्कस किया है, हमें किस तरीके से सोचना है। तो देखो, हमें बेस करेंसी जब देखना है तो हमें ये देखना होगा। तो हमारा बेस करेंसी स्विस फ्रैंक है। हमारा बेस करेंसी जो है वो स्विस फ्रैंक है। बेस करेंसी मतलब जो वन होता है, वन। तो ये वन स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट इतना रुपीस। तो हमें रुपी और स्विस फ्रैंक का कनेक्शन देखना है पहले तो। एज अ कस्टमर, अब हमें बाई करना है। हमें स्विस फ्रैंक को बाई करना है। क्यों स्विस फ्रैंक को बाई करना है? क्योंकि कस्टमर एक्सपोर्टर है, तो उसने बैंक को अग्री किया था कि मुझे उसके कस्टमर से जब पैसा आएगा तो वो बैंक को देगा। मतलब हमारा जो कस्टमर है, उसका उसका फॉरेन में एक पार्टी होगा जिसको वो सेल करने वाला है, ये इसको स्विस फ्रैंक देगा और ये कस्टमर स्विस फ्रैंक अपने इस बैंक को देगा। तो कस्टमर को सेल करना था, पर अब वो स्विस फ्रैंक सेल नहीं कर पा रहा है, तो उसे रिवर्स फॉरवर्ड करना पड़ रहा है उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने के लिए। मतलब वो बाई करेगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। तो कस्टमर को स्विस फ्रैंक बाई करना है, विच मीन्स उसे रुपीज सेल करना है। स्विस फ्रैंक बाई करना है मतलब रुपीज सेल करना है। और स्विस फ्रैंक बेस करेंसी है। स्विस फ्रैंक बेस करेंसी है, मतलब हमें बाई करना है। और बाई करना है तो हम कौन सा रेट सिलेक्ट करेंगे? हम हमेशा हायर रेट सिलेक्ट करेंगे। बेस करेंसी हमें बाई करना है तो हम हायर रेट सिलेक्ट करेंगे। अब हम आते हैं रुपये या डॉलर में। चलिए, सबसे पहले पैटर्न देखना है कि रुपी अपॉन डॉलर, मतलब इसका रीडिंग कैसा होता है कि $1 में इतना रुपीस। $1 में इतना रुपीस, तो क्या ये पैटर्न प्रॉपर है? यहाँ पे देखो, ये देखो, $1 में इतना रुपीस, तो परफेक्ट है, ये पैटर्न प्रॉपर है। तो मुझे कुछ रेट को उल्टा पुल्टा नहीं करना है। जो रेट दिया होगा मैं स्ट्रेट एक्सेप्ट कर लूंगा। मुझे कौन सा रेट सिलेक्ट करना है, हायर के लोअर? तो मुझे हायर रेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हायर रेट कौन सा है मेरा? हमने सिलेक्ट तो ऑलरेडी कर दिया था, यहाँ से हमें लेना है हायर रेट, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। चलिए, तो इसका पहले कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ। ये एक वर्किंग नोट में साइड में देखते हैं। रुपी अपॉन डॉलर का 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो सबसे पहले स्पॉट रेट कौन सा है वो देखते हैं। स्पॉट रेट है ये 49.4302 एंड 49.4455। तो हम कौन सा रेट लेंगे? ऑब्वियसली हम लेंगे हायर रेट, जो हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हमें बेस करेंसी बाई करना है, विच मीन्स 49 पॉइंट ये 4455। 49.4455 ये हमारा रेट है। फिर इसमें हमें जो स्वैप पॉइंट्स है, जो स्वैप पॉइंट्स है वो हमें ऐड या तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 मंथ बाद का रेट चाहिए। तो हमें चाहिए ये अप्रैल का रेट, क्योंकि हम है मार्च में। कस्टमर 25 मार्च को कैंसिल कर रहा है, 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 मंथ का गैप है। तो हमें 1 मंथ का स्वैप पॉइंट लेना है। स्वैप पॉइंट है 41 और 42। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 41 42 जब राइट साइड ज्यादा होता है तो हम ऐड करते हैं, और जब राइट साइड कम होगा, सपोज अगर ऐसा होता
ये उल्टा होता, ये जो रेट है ये उल्टा होता, 42 और स्लैश 41। अगर राइट साइड कम है तो हम लेस करेंगे, पर इसमें राइट साइड ज्यादा है तो हम ऐड करेंगे। तो 4200 हम ऐड करेंगे, 0.4200। चलो इसे ऐड करते हैं, क्या रेट आएगा? 49.4455 प्लस 0.4200, तो ये रेट आ गया 49.8655। ये हमारा 1 मंथ फॉरवर्ड रेट आ गया। पर ये जो रेट है, ध्यान देना, ये जो रेट है ये है इंटरबैंक रेट, ये है इंटरबैंक रेट। अब क्योंकि ये इंटरबैंक रेट है, इंटरबैंक मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करेगा, तो उसमें बैंक जब कस्टमर से चार्ज करता है तो उस पर मार्जिन भी आएगा 0.1%, जो नीचे दिया गया लास्ट में 0.1%। तो चलिए उसमें हम मार्जिन भी ऐड या लेस करेंगे। हमें मार्जिन चार्ज करना है 0.1%। अब हम एज अ बैंक उसे ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली समझो, बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इससे समझ में आता है पूरा कि कैसे सोचना है। बैंक सेल कर रहा है, देखो बैंक सेल कर रहा है, तो अगर बैंक सेल करेगा तो ऑब्वियस है कि बैंक ज्यादा चार्ज करेगा ना, बैंक कम थोड़ी करेगा। बैंक जब सेल करेगा तो बैंक बोलेगा देख भाई ये तो मेरा इंटरबैंक रेट है, इंटरबैंक रेट मतलब बैंक खुद दूसरे बैंक से परचेज करेगा इस रेट पे, लेकिन अब बैंक का भी तो प्रॉफिट है, बैंक का भी तो मार्जिन चार्ज करना है, तो बैंक एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अपना प्रॉफिट जो कि 0.1% है, 0.1%। तो इंटू 0.1%, तो ये हो गया 0.0498 कर लेते हैं, 865 होगा, 0.04987। ये ज्यादा 5 डेसिमल हो गया। ओके, ये तो एक काम करते हैं, इसे इस 8 को 9 कर देते हैं। फाइन, अब हम ऐड कर लेंगे 49.8655 प्लस 0.0499, तो ये आ गया 49.9154। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल रेट है 49.9154 रुपी डॉलर का। तो मुझे ये रेट मिल गया 49.9154। अब हमें आना है डॉलर अपॉन स्विस फ्रैंक, मतलब एक स्विस फ्रैंक के सामने कितना डॉलर, तो यहाँ पे आते एक स्विस फ्रैंक के सामने कितना डॉलर। तो अब यहाँ पे नोट करना, स्विस फ्रैंक वाला जो पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो रेट दिया है इन सिंगापुर मार्केट, स्विस फ्रैंक्स वर कोटेड अगेंस्ट डॉलर एज अंडर इन सिंगापुर मार्केट, मतलब ये जो रेट दिया है ना, ये मार्केट का रेट है, विच मीन्स हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है, ये ऑलरेडी ऐड होके आए, ये कोई इंटरबैंक रेट नहीं है कि जो बैंक बैंक से चार्ज करता है और फिर बैंक जब कस्टमर को बेचेगा तो अपना मार्जिन ऐड करके बेचेगा। आइडिया? तो इंटरबैंक रेट में क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को उस रेट पे बेचता है, और बैंक जब कस्टमर को बेचेगा तो दूसरा बैंक अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। पर यहाँ पे तो ये मार्केट का रेट दिया गया है, विच मीन्स इसमें ऑलरेडी मार्जिन एडेड है, तो हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमें 1 मंथ फॉरवर्ड लेना है। अब हम कौन सा लेंगे? आइडियली हम हायर लेंगे, मतलब ये लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि हमने डिस्कस किया था हमें हायर रेट लेना है। लेकिन यहाँ पे जो रेट फॉर्मेशन है वो, ये देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये पैटर्न में चाहिए, मतलब मुझे 1 स्विस फ्रैंक में कितना डॉलर है वो चाहिए, वेराज यहाँ पे $1 का दिया गया है, यहाँ पे $1 है और मुझे चाहिए 1 स्विस फ्रैंक। ये देखो इन दोनों को कंपेयर करो, मुझे 1 स्विस फ्रैंक चाहिए और जबकि क्वेश्चन में जो रेट दिया गया है वो $1 का दिया गया है, तो मुझे उसको उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेट को उल्टा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट इन शॉर्ट मुझे 1 अपॉन करना पड़ेगा, उल्टा करना होता है ना, जब यहाँ पे $1 दिया है, करेक्ट, यहाँ पे $1 का दिया है, मुझे इसे 1 स्विस फ्रैंक करना है तो क्या करना है, उल्टा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन करोगे तो वो 1 स्विस फ्रैंक हो जाएगा। ओके, अब मुझे हायर रेट चाहिए, मुझे हायर रेट चाहिए, तो ये होगा 1/1 पॉइंट, हमें ये 1 मंथ का चाहिए 5150, और 1/1.5160। मुझे कौन सा रेट चाहिए? मुझे हायर चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा हायर होगा? ऑब्वियसली हम सिंपल मैथ्स करेंगे, मैथ्स में 1 अपॉन लोअर नंबर जो होता है वो हायर होगा ना, 1 अपॉन लोअर इज हायर, तो यहाँ पे हम ये लेंगे,
हमें हायर चाहिए पर हम वन अपॉन लोअर लेंगे, क्योंकि ये नंबर जो होगा वन अपॉन, देखो ना ये डिनोमिनेटर लोअर है ना, ये लोअर डिनोमिनेटर, ये हायर डिनोमिनेटर है। तो सिंपल मैथ्स का रूल है, वन अपॉन लोअर नंबर जब करेंगे तो वो बड़ा नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 में 3 बड़ा है, लेकिन जब मैं 1/2 करूंगा तो आंसर 0.5 आता है, और 1/3 करूंगा तो आंसर 0.33 हो जाता है, विच मीन्स वन अपॉन लोअर जो है वो हायर हो जाता है। तो बस ये सिंपल मैथ्स का रूल है। तो यहाँ पे मैं वन अपॉन लोअर लूंगा, विच मीन्स 1/1.5150, तो ये मैंने लिया 1.1, 1/1.5150। तो ये हो गया 49.9154 डिवाइड बाई 1.5150, जो मुझे आता है, तो रेट आ गया 32.94, 32.94745। तो 75 ले लेते हैं, 745 आ रहा है, तो 75 ले लेते हैं। दैट्स इट। तो ये हमारा रेट हो गया जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे रेट आएगा, जिस रेट पे कस्टमर फॉरवर्ड बाई करेगा वो है 32.9475। अब कस्टमर ये रेट पे सेल करेगा और ये रेट पे बाई करेगा, तो जो डिफरेंस है वो उसके लिए कैंसिलेशन चार्जेस हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूं इसे एक बार यहाँ पे, कैंसिलेशन कैंसिलेशन चार्जेस कस्टमर के एंगल से, कस्टमर बाई करेगा इस रेट पे जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 32.9475, और कस्टमर सेल करेगा, सेल रेट था उसका जो ऑलरेडी फिक्स था, क्वेश्चन में जो दिया गया था 32.40, ये रेट से सेल करेगा, कस्टमर 32.40 से सेल करेगा। ओके। तो ये जो डिफरेंस है वो कस्टमर के लिए लॉस होगा। 32.9475 पे वो बाई करेगा और 32.40 पे सेल करेगा, तो 0.5475 ये हो गया उसका लॉस, रुपी लॉस पर डॉलर, रुपी लॉस पर रुपी लॉस पर डॉलर, $1 के पीछे इतना लॉस होगा, इनटू, सॉरी डॉलर नहीं है इसमें, स्विस फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक है, रुपी लॉस पर स्विस फ्रैंक, तो इनटू स्विस फ्रैंक, कितना स्विस फ्रैंक का ये ट्रांजैक्शन था देखो, ये ट्रांजैक्शन 1 लाख स्विस फ्रैंक का था, 1 लाख, 1 लाख स्विस फ्रैंक का था। इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 54,750 रुपीज का लॉस, इतना लॉस है। 1 स्विस फ्रैंक में 0.5475 का, कभी देखो कंफ्यूजन होगा तो यूनिटरी मेथड करो। 1 स्विस फ्रैंक में कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, 0.5475, तो 1 लाख स्विस फ्रैंक में कितने रुपीस का लॉस। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा करेंसी, काफी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो करेंसी आया, जो आंसर है वो कौन सा करेंसी है। तो डाउट रहा तो ऑलवेज यूनिटरी मेथड करो, उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये ये सोल्यूशन समझ गया है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें हमें ये समझना था कि ये इंटरबैंक रेट्स दिए गए हैं, तो क्योंकि ये इंटरबैंक रेट्स है तो इसमें हमें मार्जिन ऐड करना है, और क्योंकि ये मार्केट के रेट है ऑलरेडी, तो इसमें ऑलरेडी मार्जिन ऐड हो चुके हैं, तो हमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करना है। बस यही एक छोटा सा कैच था। और सेकंड थिंग जो बच्चों को इसमें डाउट रहता है वो है ये साइड का, कि बच्चे बोलते सर ये पार्ट तो हम समझ गए, ये पार्ट तो हम समझ गए, अब इसका क्या होगा, ये जो, 1 सेकेंड, ये जो है इसका क्या होगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो साइड है जो बैंक ने किया है, वो हम इलस्ट्रेशन 9 का मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कवर कर दूंगा। ओके। तो एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चन ओवर हो गया है, आई होप सबको समझ गया होगा। ओके, चलो दैट्स इट, मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, चलो बाय।